हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि बीपीएससी एईटीओ का एग्जाम कट ऑफ जो कि 14 और 15 अप्रैल के एग्जाम एनालिसिस पे बेस्ड है। कट ऑफ कितना जाएगा इस पे चर्चा करेंगे, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा इस पे चर्चा करेंगे, और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं वो जरूर ध्यान दे। सभी कैटेगरी के कट ऑफ को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो यूआर का कट ऑफ हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ईबीसी का हो, बीसी का हो, एससी का हो या फिर एसटी का हो। मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंपॉर्टेंट सी वीडियो को बिना किसी डीले की। दोस्तों हम बहुत सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करती हूँ तो बीपीएससी एईटीओ की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, बहुत मिनिमम सी फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ऐसे में क्या हो गया कि बहुत लोगों ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। हम सभी जानते हैं लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं यहाँ पे 953 सीट के लिए। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन है। लेकिन अगर मैं वहीं पे अदर फैक्टर की बात करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं, अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं एग्ज़ाम के जो एक्चुअल कंडीशन है उसकी बात करूँ तो जो एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम था। कहने का मतलब ये था कि केवल और केवल पीटी था, एक ही चरण में था। ठीक है, यानी कि अगर आप बाकी एग्जाम्स देखें, चाहे आप बिहार दरोगा का पेपर दे तो प्री मेंस लगभग मतलब 2-3 स्टेज में पेपर होते हैं। बिहार एसएससी देख लीजिए या फिर बिहार का जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है वो देख लीजिए, तो उसमें प्री मेंस इंटरव्यू कहने का मतलब है एक से ज़्यादा फेस है। लेकिन ये केवल इकलौता मतलब अधिकारी वाला एग्जाम है जिसमें केवल और केवल एक ही जो है फेज में एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यही जो है इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेंट बढ़ गए हैं। दूसरी बात, इसी वजह से यहाँ का जो कट ऑफ है वो भी हाई जाने की संभावना है, क्योंकि जब एक ही परीक्षा होती है तो उसमें संभवतः कट ऑफ जो है वो हाई जाता ही है। ठीक है, अब अच्छा बात करते हैं आगे की हम लोग। तो अटेंडेंस की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे कि कितने लोग उपस्थित रहे हैं, तो अटेंडेंस की बात करूँ तो 45% लोग ही केवल एग्जाम दे के आए हैं। ठीक है, बाकी जो 55% है वो एब्सेंट थे। कई कारण हो सकते हैं, कुछ लोगों का सेंटर बहुत दूर दूर गया है, कुछ लोगों की तैयारी नहीं थी, और कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मान लीजिए जैसे कि पहले दिन 14 अप्रैल को क्या था, 2 शिफ्ट में पेपर था। एक मॉर्निंग में जो कि हमारा लैंग्वेज का पेपर था, और जो दूसरा शिफ्ट था वो था जीके जीएस का। तो लगभग 1% एप्लीकेंट ऐसे हैं, 1% एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज का पेपर देख कर ही जीके जीएस का पेपर छोड़ दिया है। तो 45 में से 1 माइनस कर लीजिए, यानी कि 44% अब हमारा यहाँ पे अपीयरेंस हो गया। अब क्या हुआ कि जीके जीएस का पेपर इतना टफ लगा लोगों को, जो जीके जीएस का एग्जाम है वो लोगों को इतना टफ लगा कि वो अगले दिन मैथ और रीजनिंग का पेपर ही देने नहीं आए। और ऐसा करने वाले भी 7 से 8% लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, जीके जीएस का पेपर देख के अगले दिन एग्जाम देने ही नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी आपका 35 से 36% जो एक्चुअल अटेंडेंस है 14 और 15 अप्रैल की वो होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है, बहुत कम लोग आए थे एग्ज़ाम देने के लिए एज़ कम्पेयर टू जिस हिसाब से एप्लीकेशन आई थी, उस हिसाब से केवल और केवल मोटा मोटी आप मान लीजिए कि लगभग 40% लोगों ने, या फिर अगर एग्जैक्ट मैं कहूँ तो 35 से 36% ने केवल एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो जो जीके जीएस का पेपर था वो काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि ये पेपर दिया किसने है। वो एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जीके जीएस बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं होगा। लेकिन जो वन लाइनर पढ़ते हैं, ये एसएससी वाले, ठीक है, बिहार दरोगा एसएससी वाले, रेलवे वाले जो वन लाइनर पढ़ते हैं उनके लिए जीके जीएस डेफिनेटली टफ था। तो जीके जीएस उन लोगों के लिए आसान था जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए टफ हो जाता है जिन्होंने क्या किया है, केवल और केवल वन लाइनर पढ़ के, स्पीडी पढ़ के, जो रेलवे वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले हैं, वो एग्जाम देने बैठे थे। उनके लिए डेफिनेटली जीके जीएस का जो पेपर था वो टफ था। किसी ने भी 40-50 से ऊपर जो है वो टच नहीं किया होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग की बात करती हूँ
तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट लोगों का जो हमारा मैथ्स रीजनिंग होता है वो उतना जो है वो मतलब क्योंकि वो उतनी प्रैक्टिस में होते नहीं है तो उतना ज़्यादा उनको वो नहीं आता जितना उनको जीके जीएस आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग में यहाँ यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट थे वो फंस गए, लेकिन जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, एनटीपीसी, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स का पेपर बहुत आसान था। 70-75 या फिर मैं यूँ कहूँ कि 80 नंबर भी उनके लिए कहीं नहीं गए। ठीक है, तो हमने ये सारी कंडीशंस पे चर्चा कर ली और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है मोटा मोटी कि जिसका चारों सब्जेक्ट अच्छा होगा सिलेक्शन वही ले जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिसका चारों सब्जेक्ट अच्छा है, जिसका जीके जीएस भी अच्छा है और जिसकी मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छी है, केवल और केवल वही सिलेक्शन ले जाएंगे। इस बात को लिख के लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है बीपीएससी एईडीओ का, उनके लिए जीके जीएस आसान था, एट द सेम टाइम उनके लिए मैथ्स रीजनिंग टफ था। लेकिन जो रेलवे वाले एस्पिरेंट हैं, एसएससी वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए जीके जीएस भले ही टफ हो लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के तो उन्होंने ऐसे ही चुटकियों में सवाल जो है उन्होंने सॉल्व कर दिए होंगे। जो अच्छा स्टूडेंट होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ, बाकियों की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ। बात करेंगे आगे की। अब चलते हैं कट ऑफ पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो इतने सारे एनालिसिस करने के बाद अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यूआर मेल की, आपका जो यूआर मेल का कट ऑफ है वो आपका 130 से लेके 133 तक के रेंज में रहने वाला है। ठीक है, इससे कम नहीं जाएगा। लिख के ले लीजिए, पेपर कितना भी जो है आसान या टफ जो भी जिसको जो भी लगा हो, इससे कम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ यहाँ पे, तो फीमेल का भी जो है आपका 125 से लेके 127-8 तक जो है वो इनका भी रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे आप मान लीजिए कि 129 मान लीजिए, 129 अगर मैं ईडब्ल्यूएस मेल की बात करती हूँ तो 129 से लेके 131 के बीच में इनका रह सकता है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो इनका जो कट ऑफ है वो आप मान लीजिए 121 से लेके 123 तक के रेंज में रह सकता है। कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने वाला है। वहीं बात करते हैं बीसी मेल की, तो बीसी का जो कट ऑफ है वो भी मतलब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के अराउंड ही रहता है, बहुत कम नहीं जाता है। तो इसका भी आपको 130 से लेके 132 के बीच में जो है वो देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बीसी महिला की बात करूं तो बीसी महिला का कट ऑफ आपको 119 से लेके 121 तक के रेंज में देखने को मिलने वाला है। बात करूं यहाँ पे मैं ईबीसी की, तो ईबीसी मेल की बात करूं तो 126 से लेके आपको 127-128 के बीच इनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं महिला की बात करूं तो लगभग 116 से लेके 118 तक के बीच ईबीसी महिला का कट ऑफ जा सकता है। अब अगर मैं एससी की बात करूं तो यहाँ पे एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 123 से 125 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूं तो लगभग 114 टू मान लीजिए 115 इस रेंज में इनका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। और अंत में अगर मैं एसटी मेल की बात करूं तो एसटी मेल का जो कट ऑफ है वो 119 से लेके 121 के रेंज में रहने वाला है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 109 से 111 के बीच में इनका जो कट ऑफ है रहने वाला है। तो कई सारे एनालिसिस और अदर चीज़ों पे हमने डिस्कस करते हुए इस एग्ज़ाम के कट ऑफ को तैयार किया है, जो कि 14 और 15 अप्रैल के एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार किया गया है। बाकी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कट ऑफ को जब 17 और 18 अप्रैल के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि 17 और 18 अप्रैल का जो पेपर है उसका लेवल क्या है, उस बेस पे फिर से हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिर नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो इन सब चीज़ों पे फिर से चर्चा किया जाएगा। फिलहाल जो आगे जिनका एग्ज़ाम है वो कम से कम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर से करें, क्योंकि पेपर टफ था, इससे कम पे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम लगाना चाहूँगी। जल्द मिलूंगी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।